हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे आज न्यूटन्स रिंग। और आज की वीडियो में आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस कंप्लीट समझा देंगे, साथ ही साथ न्यूटन्स रिंग भी समझा देंगे कि न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है न्यूटन्स रिंग का, न्यूटन्स रिंग में कैसे कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें बता देंगे, उस सर्कुलर फ्रिंजेस की डायमीटर रेडियस कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और आपको ये भी बताते चले कि जो न्यूटन्स रिंग होता है वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे ही आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो अपनी क्लास हमने स्टार्ट करी है थिन फिल्म इंटरफेरेंस की, वो बेसिकली यूपीएलटी साइंस, जीआईसी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी और एसटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप तैयारी इन सभी की कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। न्यूटन्स रिंग से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर दूं। लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूं, वजह सिर्फ इतनी है दोस्तों कि लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से लाइव क्लास मैंने नहीं ली है। मैं सोचूंगा कि इसी तरह से मैं अगर अपलोड कर दूंगा तो आपके पास भी समय नहीं है, तो मैं जल्दी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और साथ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से फॉर्मुले कैसे बनते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस और न्यूटन्स रिंग समझाने के बाद आज ही रात को मैं आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा। ठीक है, और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लियोट्स मिरर, थिन फिल्म इंटरफेरेंस और न्यूटन्स रिंग को मिलाकर कंप्लीट हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस के मैं आपके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए, इस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन चल रहा है, तो हो सकता हो फैन की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो। मेरे पास माइक भी नहीं है, मैं आज माइक परचेस करूंगा, मैं आज माइक खरीद लूंगा। चलिए, तो फिर बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। दोस्तों, पहली बात आप ये समझिए, थिन फिल्म क्या होती है, एक पतली सी फिल्म क्या होती है। एक पतली सी फिल्म को हम बोल सकते हैं जैसे कि एक ग्लास, एक माइका या 2 ग्लास प्लेट के बीच में एयर, वायु या साबुन का बुलबुला, जिसकी चौड़ाई, जिसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर से 10 माइक्रोमीटर के रेंज की हो, हम उस पतली सी चादर या पतली सी फिल्म को थिन फिल्म बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में और हिंदी में एक बार समझ लेते हैं कि थिन फिल्म क्या है, फिर इसको आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिए, यदि दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में, और आपको पता है विजिबल रीजन की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। तो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्रम में बराबर मोटाई हो तो प्रकाशिक माध्यम को पतली फिल्म कहा जा सकता है। मतलब ऐसी फिल्म, हम इसको पतली फिल्म कहेंगे जिसकी चौड़ाई, जिसकी थिकनेस लाइट के, विजिबल रीजन में लाइट की वेवलेंथ के क्रम में हो या उसके ऑर्डर की हो, या फिर 0.5 मिलीमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर की चौड़ाई की किसी भी फिल्म को हम क्या बोल सकते हैं, एक थिन फिल्म बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे भी देखिए, आपको लिखा है एन ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड थिन फिल्म इफ थिकनेस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। द फिल्म ऑफ थिकनेस इन द रेंज ऑफ 0.5 मिलीमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर में बी कंसीडर्ड एज फिल्म सच एज ग्लास, माइका एंड एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन 2 ट्रांसपेरेंट प्लेट। 2 पारदर्शी प्लेट के बीच में अगर वायु आ गई है या साबुन का कोई बुलबुला है जिसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच की है, तो उस पतली सी फिल्म को हम थिन फिल्म बोलेंगे। और उसी थिन फिल्म में हम क्या निकालेंगे, इंटरफेरेंस का पैटर्न देखेंगे कि व्यतिकरण कैसे होता है। ठीक है दोस्त, तो ये बेसिक आपकी डेफिनेशन हो गई थिन फिल्म की। और थिन फिल्म किस किस को मान सकते हैं, ग्लास को, माइका को, 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में एयर को या साबुन के बुलबुले को जिसकी थिकनेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इतने से चादर की अगर चौड़ाई इतनी है या किसी फिल्म की चौड़ाई इतनी है तो हम उसे क्या बोलेंगे, थिन फिल्म बोलेंगे। अब आप ये देखिए, थिन फिल्म का एक डायग्राम है, इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, परेशान मत होइएगा। अब थिन फिल्म कैसे हो रही है, अब आप देखिए, आपको हम समझाएंगे कि थिन फिल्म कैसे होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एक बहुत पतली सी चादर है, कोई पतली सी फिल्म है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा चौड़ा करके बनाया है, क्योंकि अगर बहुत ही पतले तरीके से बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको पता है थिन फिल्म में इंटरफेरेंस किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है एम्पलीट्यूड के डिवीजन के ऊपर। जब लाइट की रेस किसी सरफेस पे पड़ती है तो जब रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के समय पे रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन जब दोनों फिनोमिना होते हैं, जब रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिना होते हैं,
तो यहां पे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड डिवाइड कर जाता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जब एक लाइट रेस किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो यहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, मतलब आंशिक परावर्तन होगा, आंशिक अपवर्तन होगा। और जिस सरफेस पे आंशिक अपवर्तन होता है, आंशिक परावर्तन होता है, वहां पे प्रकाश की तरंग का एम्पलीट्यूड, आयाम और उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करना है, कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करना है। कोहेरेंट सोर्स अगर हमारा मिल जाएगा तो हम इसमें क्या करा सकते हैं? इंटरफ्रेंस का फिनोमेना करा सकते हैं। इंटरफ्रेंस के फिनोमेना के लिए आपको पता है कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है, तो ये एक तरीका है इंटरफ्रेंस को ऑब्टेन करने का। इससे पहले कि मैं आपको बता चुका हूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बता चुका हूं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लियोट्स मिरर में इंटरफ्रेंस का पैटर्न होता है। इंटरफ्रेंस का पैटर्न कैसा होता है? वेव फ्रंट को डिवीजन करके या वेव फ्रंट का डिवाइड करके होती है, तरंगार को डिवाइड करके होता है। लेकिन थिन फिल्म में इंटरफ्रेंस का पैटर्न कैसा होगा? पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन से, और पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन में, मतलब आंशिक परावर्तन आंशिक अपवर्तन में प्रकाश की लाइट या लाइट वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड और आयाम, तीव्रता दोनों डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है, हमारा दूसरा सरफेस है। जब लाइट रेस यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है, तो यहाँ पे फेस चेंज कितना हो जाता है? पाई का फेस चेंज हो जाता है। जब लाइट रेस एयर माध्यम से किसी डेंसर माध्यम में जाएगी, कोई डेंसर मीडियम है और ये कोई एयर मीडियम है, मान लीजिए क्या मीडियम है? ये एयर मीडियम है और ये कोई डेंसर मीडियम मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब लाइट रेस एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वहां पे पाई का फेस चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता, रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का चेंज हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब कोई फेस चेंज नहीं होता, लेकिन जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट करती है तो पहले सरफेस पे भी लाइट रेस रिफ्लेक्ट कर रही है तो यहाँ पे किसका चेंज हो जाएगा? पाई का फेस चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई फेस चेंज हो गया लाइट वेव में। अब जब ये हमारा सेकंड सरफेस है, अब ये लाइट रेस कितनी रिफ्लेक्ट करी, कैसे पता चलेगा कि 100% अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो कितने प्रतिशत प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट कर गई? तो यहाँ पे एक टर्म आता है रिफ्लेक्टिविटी। क्या आता है दोस्त? रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी, तो रिफ्लेक्टिविटी से आपको पता चलता है कि कितने प्रतिशत लाइट रेस क्या करेगी? परावर्तित हो जाएगी। रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। चलिए, ये रिफ्लेक्टिविटी होती है किसी मीडियम की जिसमें लाइट रेस जाने वाली है। किसमें जाने वाली है? मीडियम में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें कितना माना है? 1.5 माना है। तो आप देखिए जब इसको यहां पे उठा के पुट करेंगे तो आपको देखिए रिफ्लेक्टिविटी कितनी आ जाएगी? तो k बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? 0.5 डिवाइडेड बाय ये मिल जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर। यहां से आपको पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा 1/25, यहां से मिल जाएगा 0.04, और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जब लाइट रेस एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कितने प्रतिशत की लाइट रेस की इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करेगी? 4% की इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब 100% लाइट रेज आ रही है, 100% इंटेंसिटी और 100% तीव्रता की प्रकाश की किरण आ रही है, केवल 4% प्रकाश की जो किरण है, की तीव्रता है, वो रिफ्लेक्ट कर गई। इसका मतलब पहले वाला सरफेस हर एक रिफ्लेक्शन पे और हर एक परावर्तन पे रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है लेकिन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन मतलब पारगत किरणें, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और रिफ्लेक्टेड रेस की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर 100% लाइट रेस अगर आ रही है तो 4% की लाइट रेस ऐसे निकल जाएगी, बची कितनी? 96%, और 96% की लाइट रेस यहां पे आ रही है। जब 96% की लाइट रेस यहां पे आएगी तो यहां से क्या होगा? फिर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है। परावर्तन कितना हो रहा है दोस्त? 4% का परावर्तन हो रहा है, और अपवर्तन कितना हो रहा है जिसको हम ट्रांसमिशन पारगत किरण बोलेंगे, तो ये 96% की हमारी पारगत किरण है जो फिल्म के अंदर चली गई है। अब जब वेव अंदर जाएगी, जाने के बाद जब ये नीचे वाले सरफेस सेकंड सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद फिर से अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर से लाइट रेस क्या करेगी? पारगत करेगी, मतलब ट्रांसमिट करेगी। अब आप देखिए जब आप लाइट की रेस लोअर सरफेस से या सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है तो वहां पे कोई भी फेस का चेंज नहीं होता, मतलब यहां पे कोई फेस चेंज नहीं होगा, मात्र फेस चेंज कहां होगा? पहले सरफेस पे फेस चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कोई फेस चेंज नहीं हुआ, लाइट रेस ऐसे जाएगी। अब आप एक बात बताइए, 96% की लाइट रेस ऐसे आ रही है तो 96% में कितने प्रतिशत की लाइट रेस चली जाएगी? 3.8% की लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो गई, बची कितनी? 92%, लगभग 92% की लाइट रेस ये ट्रांसमिट कर जाएगी। इसका मतलब
पारगत किरणों की तीव्रता बहुत ज्यादा है लेकिन परावर्तित किरणों की तीव्रता बहुत कम है। बहुत बढ़िया। अब जब लाइट रेस ऐसे जा रही है तो इस पॉइंट पे जैसे पड़ेगी, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, अब यहाँ पे लाइट रेस का इसके साथ फिर से पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए 3.8% में, अब ये 3.8% की लाइट रेस जा रही है जिसमें से 3.65% की लाइट रेस अब ये क्या कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है। ये रिफ्रैक्टेड रेस है, ये अपवर्तित किरण है। इस पॉइंट पर लाइट रेस ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर 3.8% में 3.6% की लाइट रेस अपवर्तित हो गई तो बची कितनी, 0.5% की लाइट रेस बची, तो यहां चली जाएगी। इसी तरह से ये 0.5% की लाइट रेस जब यहां पे आएगी तो फिर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर से इसका ट्रांसमिशन होगा, मतलब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन सक्सेसिव ट्रांसमिशन होगा। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब लाइट रेस ऐसे ट्रांसमिट करेगी तो इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0.15% में लगभग कितना, लगभग आप मान के चलिए जैसे 96% का 92% ट्रांसमिट कर गई तो 0.15% है तो मान लीजिए 0.2% की लाइट रेस की इंटेंसिटी ट्रांसमिट कर गई। इसका मतलब ये दो ट्रांसमिटेड रेस जिसको हम पारगत किरण बोलते हैं, एक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, दूसरी की इंटेंसिटी बहुत कम है, और एक रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्रैक्टेड रे, एक परावर्तित किरण और एक अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण की तीव्रता 4%, अपवर्तित किरण की तीव्रता लगभग 4%, लगभग 3.75 मतलब लगभग 4%। तो दो बराबर तीव्रता, दो बराबर आयाम की दो प्रकाश की किरण जब जाएगी, जाने के बाद इसके रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो ये दो रेज आपस में क्या होगी, अभिसारित होगी, कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। बात आती क्यों मिलेगा विनाशी व्यतिकरण सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे और इन दो वेव के बीच में, इन दो लाइट रेस के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ गया, पाई का फेज डिफरेंस आ गया मेरे दोस्त। आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस, 2 पाई का फेज डिफरेंस, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस और टाइम पीरियड ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा का, उनके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, टी का होगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा पाई लैम्डा बाई 2 टी बाई 2। इसका मतलब अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 5 का है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा, और टाइम डिफरेंस कितना होगा, टी बाई 2 का टाइम डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर इन दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। तो अगर दो वेव मतलब एक परावर्तित किरण और एक अपवर्तित किरण जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, हमने इनको कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करने के बाद हमने इनका व्यतिकरण करवा दिया। अब आप एक बात समझिए कि एक परावर्तित किरण और एक अपवर्तित किरण ये दोनों अपोजिट फेस में हैं। भाई किस फेस में है, अपोजिट फेस में। देखिए पाई का फेस कैसा होता है, अपोजिट फेस होता है, या उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। और आप ये जानते हैं कि अगर दो वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 होता है तो उनके बीच में कौन सा व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब विनाशी व्यतिकरण होता है। तो कहा जाता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा व्यतिकरण होगा, यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। अब आप देखिए ये वाली रेस पारगत किरण और ये भी पारगत किरण के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ना तो इन दो वेव के बीच में किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों समान कला में मिलेंगी। और आप जानते हैं जब दो प्रकाश की किरणें समान कला में मिलती हैं तो उनमें कौन सा व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब समपोषी व्यतिकरण होता है। तो ये जो ट्रांसमिटेड रेज आगे जाएंगी जब इनके बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। हमने कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करना है, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रही हैं, हमें इन्हें कन्वर्ज करना, मतलब अभिसारित करना है। तो जब इनको आप अभिसारित करते हैं तो यहाँ पे इनकी क्या बनती है, एक फ्रिंज बन जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रल पे क्या मिल जाता है, ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है। सेंटर पे क्या मिलती है दोस्त, ब्राइट फ्रिंज मिल जाती है, बोलिए है कि नहीं। और यहाँ पे सेंटर पे क्या मिल जाता है, डार्क फ्रिंज मिल जाती है। क्यों डार्क फ्रिंज मिल रही है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच में, और दो ट्रांसमिटेड रेस के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों वेव की इंटेंसिटी और आयाम लगभग बराबर है, और आप ये जानते हैं कि अगर दो वेव के बीच में इंटेंसिटी या आयाम अगर लगभग बराबर हो तो आई मैक्स और आई मिन मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। और मैक्सिमम जो मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी और जो मिनिमम मिलेगी वो डार्क बनेगी। तो इनके बीच में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इनके बीच में जो व्यतिकरण होता है, सेंट्रल पे क्या मिल जाती है, डार्क फ्रिंज, उसके बाद मिलेगी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। लेकिन दो ट्रांसमिटेड रेस में जो सेंटर में मिलेगा वो ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी व्यतिकरण हो रहा है और यहाँ पे भी व्यतिकरण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब ये तो बात आपको समझ में आ गया कि व्यतिकरण क्यों हो रहा है। अब यहां से जो व्यतिकरण, देखिए इन दोनों के व्यतिकरण में क्या अंतर है। अंतर सबसे बड़ा ये आप जानते होंगे कि इस वाली वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है और इस वाली वेव की इंटेंसिटी बहुत कम है।
अगर इनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब ये जो फ्रिंज बनती हैं वो अस्पष्ट होती हैं। इसका मतलब ट्रांसमिटेड रेस से जो इंटरफेरेंस होगा उसकी जो फ्रिंजेस बनेगी वो कैसी होंगी? अस्पष्ट होंगी दोस्त। कैसी होंगी? अस्पष्ट होंगी, अस्पष्ट होंगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण से जो इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा दोनों के आयाम और तीव्रता लगभग बराबर है, तो यहां पे आपको स्पष्ट फ्रिंज मिलेगी। कैसी फ्रिंज मिलेगी दोस्त? स्पष्ट फ्रिंज मिलती है, स्पष्ट फ्रिंज मिलती है यहां पे। लेकिन यहां पे कैसे मिलती है? अस्पष्ट फ्रिंज मिलती है, मतलब जो डिस्टिंक्ट, जैसे बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट फ्रिंज, और यहां पे क्लियर फ्रिंज मिलेगी। क्यों मिल रही है, बात समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ये तो लगभग हमारा एक बेसिक फिनोमिना हो गया इंटरफेरेंस का, कि हमारा यहाँ पे दो तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है थिन फिल्म में। ये हो गया एक, ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे इंटरफेरेंस जो मिलेगा वो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस होगा, अस्पष्ट होगा, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। भले यहाँ पे दोनों वेव की इंटेंसिटी कम है लेकिन इंटरफेरेंस का पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ की इंटेंसिटी बिल्कुल शून्य है, लगभग 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अस्पष्ट फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये हो गया बहुत ही बेसिक और आपको होस्ट तक तो समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं इस फिल्म की चादर, जो हमारी फिल्म, इसकी थिकनेस कितनी है? 30 की चौड़ाई है। क्या मान लेते हैं? 30 की क्या है दोस्त? चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, 30 की चौड़ाई मान लेते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो अब हम दो काम करने जा रहे हैं। पहला काम करने जा रहे हैं, एक परावर्तित किरण और एक अपवर्तित किरण के बीच में इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने जा रहे हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर पारगत किरणों के बीच में इंटरफेरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है? पाथ डिफरेंस कितना आता है? लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। अब बात आती है आर क्या है? आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अपवर्तित कोण। क्या बोलते हैं दोस्त? अपवर्तित कोण। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतित कोण, और ये है आपका अपवर्तित कोण एंगल आर। इसी एंगल आर को यहां पे रखा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस ये होता है, मतलब पाथ का डिफरेंस ये होता है। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे है या पाई के फेज डिफरेंस पे है, तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है? माइनस लैम्डा बाई 2 और लगा देते हैं। बोली समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया गया? समझ में आ गया? इसलिए किया गया क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस होता कितना है? 2 म्यू टी कॉस आर होता है। लेकिन इन दो वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना आ गया है? लैम्डा बाई 2 के पाथ का डिफरेंस आ गया है। इस वजह से हमने क्या कर दिया? माइनस लैम्डा बाई 2 कर दिया। ये है थिन फिल्म इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस, वो भी किस वेव के बीच में? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, मतलब आपवर्तित कोण और परावर्तित किरण के बीच में है। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा अलग होगा, कंडीशन ऑफ मिनिमा अलग होगा। हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? मान लीजिए विनाशी व्यतिकरण, मान लीजिए विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, और विनाशी अगर व्यतिकरण हो रहा है तो इसका मतलब हम सबसे पहला केस क्या लेने वाले हैं दोस्त? विनाशी व्यतिकरण। क्या लेंगे? विनाशी व्यतिकरण लेंगे। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि दो प्रकाशीय किरणें आउट ऑफ फेज में है, पाई के फेज डिफरेंस में है, तो यहां पे सेंटर पे आपको क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज मिलेगी, एकदम अंधेरी फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण मान लेते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण के केस में आपको पता है पाथ डिफरेंस कितना होता है दोस्त? 2n-1 लैम्डा बाई 2, यही होता है। आप इसको रख लीजिए, कुछ भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। बट यहाँ पे n की वैल्यू को आप कहां से स्टार्ट करेंगे? n की वैल्यू को फटाफट से बताइए, कहां से स्टार्ट करेंगे? n की वैल्यू कहां से होती है? मैं आपसे सिर्फ n की वैल्यू पूछ रहा हूं। विनाशी व्यतिकरण के केस में n की वैल्यू को हम 1 2 3 4 5 इस तरह से रखते हैं विनाशी व्यतिकरण के केस में। तो अगर इन दोनों के पार्ट डिफरेंस को अगर हम बराबर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट मिल सकता है, और चलिए देखेंगे हमको क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। तो चलिए इनको बराबर करते हैं। देखिए ये भी पार्ट डिफरेंस है, ये भी पार्ट डिफरेंस है, तो 2 म्यू टी cos ऑफ r माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। जरा लैम्डा बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये हो जाएगा n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। देखिए लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कट गया, आपको मिलेगा 2 म्यू टी cos ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके आप स्टार बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। हम इसको क्यों यूज करते हैं? हम इसको क्यों यूज करते हैं? हम इसमें से फिल्म की चादर की थिकनेस निकाल सकते हैं। अब यहां से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं।
आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ फिल्म, फिल्म की थिकनेस निकाल सकते हैं। आप यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, एक वर्णीय प्रकाश, है ना, एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। असल में मैं इसलिए बहुत ज्यादा थका हूं क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आ रहा हूं और कॉलेज पहला एग्जाम, 3 घंटा लगातार खड़ा होने के बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रही पैर में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये वीडियो अपलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, और मैंने माइंड पहले ही बना लिया था कि मैं जितना ज्यादा थका हूं कोई बात नहीं, लेकिन आज इस वीडियो को मैं अपलोड करके ही जाऊंगा। दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण के केस में आपको बताया कि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2n - 1 λ/2 होता है। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी और इन दोनों केस में हम बराबर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 μt cos r बराबर n लैम्डा। आपको ऐसा लग रहा है वो होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो गया, n लैम्डा। आपने देखा था कि YDSA में यंग डबल स्लिट मॉडल में जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है ना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, विनाशी व्यतिकरण का केस बन रहा है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला, इसको आप फटाफट से नोट करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको क्या पूछेगा इसमें आपको वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 μt cos ऑफ r डिवाइडेड बाय n। बोलिए, ठीक है। और अगर पहली फ्रिज बन रही है, फर्स्ट फ्रिज बन रही है, तो n बराबर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। n बराबर 1 रखेंगे मतलब सेंटर की डार्क फ्रिज बन जाएगी। आपको क्या बनेगी, सेंटर की डार्क फ्रिज बनेगी। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि सेंटर पे कौन सी फ्रिज बनने वाली है, डार्क फ्रिज बनने वाली है। n बराबर आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। बोलो क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको फटाफट से उतार लीजिए, ये आपका हो गया विनाशी व्यतिकरण का केस, और ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्त, अब देखते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब संपोषी व्यतिकरण का केस देखते हैं। तो थिन फिल्म में जो पाथ डिफरेंस आपके सामने आया था वो था 2 μt cos r - λ/2, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस कब होगा, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों वेव λ/2 के पाथ डिफरेंस पे होती है। और आपको पता है कि संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस कितना मिलता है आपको, n लैम्डा। कितना मिलता है दोस्त, n लैम्डा मिलता है। अब यहां पे आप कर दीजिए दोनों को बराबर, जब दोनों को बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 μt cos ऑफ r - λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। उठा के धले जाइए, 2 μt cos ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2, और यहां पे आप क्या कर लीजिए, λ/2 को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2n + 1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, ये पाथ डिफरेंस। एक बेसिक रिलेशन निकल आया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। कौन सी फ्रिंज बनती है यहाँ पे, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक है, और मान लीजिए आपसे बोला गया चौथी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, मतलब 4th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो n बराबर यहाँ पे 4 कर देना। लैम्डा की वैल्यू आपको दी जाएगी, मतलब जिस लाइट को यूज किया जा रहा है, यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है ना, यहाँ पे सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही है भाई, यहाँ से क्या निकल रहा है, वेव फ्रंट निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, वेव फ्रंट निकल रहा है। तो उस वेव फ्रंट की आप वेवलेंथ आपको पता होगी, r आपको दिया जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछ लेगा कि बताइए चादर की थिकनेस कितनी है या फिल्म की थिकनेस कितनी है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, फिल्म की थिकनेस या वेवलेंथ के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बी रेडी फॉर इट, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस में, और नेक्स्ट केस में हम लोग क्या देखेंगे कि अब दो ट्रांसमिटेड रेस के बीच में, दो पारगत किरणों के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आएंगे, और आपको क्या चीजें याद रखनी है। कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, जो चीजें मैंने बता दी आप उसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसमिटेड रेस जो पारगत किरणें हैं इनके बीच में इंटरफेरेंस की क्या शर्तें हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो पाथ डिफरेंस तो हम लोग पहले देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस इन थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस, वो भी किन दो वेव के बीच में, पारगत किरणों के बीच में। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरफेरेंस
इन बिटवीन ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिटेड रे, पारगत किरणों के बीच में, पारगत किरणों के बीच व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो देखिए पाथ डिफरेंस, अब आपको ये पता है कि ये दोनों वेव पारगत किरणें एक दूसरे से सेम फेज में हैं। सेम फेज मतलब कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना आता है, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। सिंपल सा पाथ डिफरेंस ये आ जाता है ट्रांसमिटेड रेस के बीच में। अब यहाँ पे दो कंडीशन आप बना लीजिए, एक तो संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन, दूसरी विनाशी व्यतिकरण कंडीशन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस आप बना लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्त, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। और दूसरा आप क्या बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बना देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी, एकदम डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के केस में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, ये आप जानते हैं। चलिए अब दोनों को अगर हम लोग बराबर करें तो हमको देखिए क्या मिलेगा, अगर दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी आपके सामने, ट्रांसमिटेड रेस के बीच में इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। और यही किसका केस बन रहा था, इन दोनों वेव के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस भी बन रहा था, आपको याद हो रहा होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि ये दोनों रेस λ/2 के पाथ डिफरेंस पे हैं, और ये दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है दोस्त, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 पाथ डिफरेंस है। अब इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस ले लीजिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में पाथ डिफरेंस कितना होता है दोस्त, 2n - 1 λ/2 ये होता है। बताइए, ठीक है, क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता है n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में n की वैल्यू हम लोगों ने हमेशा कहां से स्टार्ट करी है, 1 2 3 4। बस ये आप लेके इसी को चलिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसी को लेके चलिएगा, सारे क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल्स आपके फटाफट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर आप बराबर करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 म्यू टी cos ऑफ r इज इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी किसकी, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये हो गई कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात बढ़िया तरीके से, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप मान लीजिए कि अगर ये कोई मीडियम, अगर एयर है, कौन सी मीडियम है, एयर है, वायु है, तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू को 1 रख दीजिएगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू को 1 रख दीजिएगा। और इन दोनों रेस के बीच में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, उसमें भी हम म्यू की वैल्यू को 1 रख देंगे। तो वहां पे हमारा एक टर्म उड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, उस वायु या उस एयर की फिल्म की थिकनेस निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कई तरीके से इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। जब आपको इस पे क्वेश्चंस कराएंगे ना, तब अगर आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से नोट करके रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में। और आप देखिएगा क्वेश्चंस कितने बढ़िया क्वेश्चंस और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा इतना ही है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब थिन फिल्म पे बेस्ड हमारा सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है थिन फिल्म का, न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग इज द बेस्ट कंफर्मेशन या बेस्ट एग्जांपल फॉर द थिन फिल्म इंटरफेरेंस। न्यूटन्स रिंग थिन फिल्म इंटरफेरेंस का सबसे बेहतर एग्जांपल है। और अब इसका हम लोग एग्जांपल देखने जा रहे हैं, और सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, न्यूटन्स रिंग, और भाई आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग। बने रहिए दोस्तों। अभी मुझे क्वेश्चन याद आ गया, मैं आपको अभी बता देता हूं। इसको तो मैंने रफ करने जा रहा था, मैं क्वेश्चन मैं आपको यही बता देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी के एग्जाम में। दो ट्रांसमिटेड रेस से जो इंटरफेरेंस होता है, उससे जो फ्रिंजेस बनती हैं, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस होती हैं, या बहुत अस्पष्ट फ्रिंजेस होती हैं। तो आपसे कहा जाता है कि बताइए वो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या वो कौन सा आपतित कोण है, जिससे कि दो ट्रांसमिटेड रेस से बनने वाली फ्रिंज पूरी तरीके से अस्पष्ट हो जाए, या पूरी तरीके से अनविजिबल हो जाए, बिल्कुल भी स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो जाए, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस बने। कौन सी ऐसी आपतित कोण है? तो आप इस जरूर से लिख लीजिएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया दोस्त,
एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये 45 डिग्री हो गया तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे दो ट्रांसमिटेड रेज से जो व्यतिकरण होता है, उससे जो फ्रिंजेस बनेंगी वो पूरे तरीके से अस्पष्ट हो जाएंगी, कंप्लीटली अनविजिबल हो जाएंगी, मतलब पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस बनेंगी, अस्पष्ट फ्रिंजेस बनेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन है क्वेश्चन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है। अभी मुझे ध्यान आया, इस वजह से मैंने आपको करवा दिया, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन रिंग, बने रहिए बस। हाँ तो चलिए देखिए दोस्तों, ये न्यूटन रिंग का एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। न्यूटन रिंग सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल कंफर्मेशन है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। एक पतली सी शीट या पतली सी चादर से या पतली सी कोई आपकी फिल्म से जो व्यतिकरण होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूटन रिंग। कैसे बनता है न्यूटन रिंग? न्यूटन रिंग आर एन एग्जांपल ऑफ फ्रिंजेस ऑफ अनइक्वल थिकनेस। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको नोट करना है, न्यूटन रिंग में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो अनइक्वल थिकनेस की बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने देखा था कि YDSC में, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, लियोट्स मिरर में, सब में जो फ्रिंजेस बन रही थी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही थी, वो इक्वल थिकनेस की हो रही थी। वो बात अलग है कि लियोट्स मिरर में फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस की थी, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे थे फ्रिंजेस कैसी हो रही थी, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी, तीव्रता धीरे धीरे घट रही थी, वो बात अलग की है, लेकिन सबकी चौड़ाई बराबर थी। लेकिन न्यूटन रिंग में जो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बनती हैं उसमें अनइक्वल थिकनेस होता है, मतलब सबकी थिकनेस अनइक्वल होती है, अलग अलग थिकनेस की होती है। तो न्यूटन रिंग आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जब एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, आपका देख रहे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके सामने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस POQ एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ एन लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रखते हैं वो बहुत ही लार्ज रखते हैं, बड़ी रखते हैं। प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास AB, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, समतल लेंस को हम एक प्लेन शीट या प्लेन ग्लास के ऊपर रखते हैं। इज illuminated from the top with monochromatic light, और टॉप से क्या कराते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर इंस्टेट की जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर क्या की जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंस्टेंट की जाती है। अब देखिए होता क्या है, जब एक आप मोनोक्रोमेटिक लाइट इंस्टेंट करेंगे तो इस ग्लास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। ये लाइट रेस अंदर जाएगी, ये क्या है, एयर, ये आप देख रहे हैं इतने पार्ट में इसको बोलते हैं एयर फिल्म, और एयर फिल्म की चौड़ाई कितनी है, T है। तब लाइट रेस जब यहां से वापस होगा, वापस जाएगी, हालांकि यहां से इसका कुछ न कुछ पार्ट ट्रांसमिशन भी हो जाएगा। जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाएगी तो दोबारा क्या होगी, इधर चली जाएगी, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलेंगे दोस्त, रिफ्लेक्टेड रे, और इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और एयर फिल्म से ये सब कहां से हो रहा है, एयर फिल्म से हो रहा है। तो एयर फिल्म से देखिए ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही है, और थिन फिल्म में हम किसी ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू के एक पतली सी शीट से हम क्या कराते थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कराते थे। तो यहाँ पे एयर फिल्म से क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब दो लाइट रेस ऐसे जाएगी, इनको हम कॉन्वेक्स लेंस से पास करवाएंगे और दोनों लाइट रेस आपस में क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और आपको बताएं, जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी एयर फिल्म या किसी थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पे आपको कितना पार्ट डिफरेंस होता है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है। तो ये दोनों विपरीत कला में मिलती है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, डार्क फ्रिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में जो हमें सेंटर पे फ्रिंज मिलती है वो कैसी मिलती है, डार्क मिलती है। उसके बाद कौन सी मिलती है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और सबकी अनइक्वल थिकनेस होती है, असमान चौड़ाई होती है। और एक मजे की बात क्या है कि जैसे जैसे इसकी देखिए चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है, डार्क की चौड़ाई पहले मोटी थी, फिर उसके बाद कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो दो फ्रिंजेस है ना, वो एक दूसरे के पास भी आती जाती हैं। आप ऐसे समझिए कि इनकी जो थिकनेस, इनकी जो स्पेसिंग है, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच की जो स्पेस है, आप ऐसे समझिए कि डार्क फ्रिंज, आप देख रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की स्पेसिंग धीरे धीरे घटती भी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक डार्क फ्रिंज ये बन गई, ठीक है, फिर उसके बाद ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर देखिए और डिक्रीज होती जा रही है, देखिए इनकी बीच की थिकनेस डिक्रीज होती जा रही है, तो इनके बीच की स्पेसिंग भी कम होती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं और फ्रिंजेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है, मतलब इनके बीच की जो जगह होती है, वो जैसे जैसे सेंटर से आप दूर होते जाएंगे वो धीरे धीरे घटती भी जाती है, और सबकी थिकनेस अलग अलग होती है। देखिए सेंटर में ब्राइट फ्रिंज, सेंटर में डार्क फ्रिंज की थिकनेस मोटी है, उसके बाद थिकनेस और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। तो वही आपको यहां पे लिखा गया है कि illuminated from the top with monochromatic light, the condition form a thin circular air film।
यहाँ पे क्या बन जाती है, द कंडीशन थिन सर्कुलर एयर फिल्म ऑफ द वेरिएबल थिकनेस इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट ओ। मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जहां पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और आपका एक ग्लास, प्लेन ग्लास रखा हुआ, उस कॉन्टैक्ट पे चारों तरफ क्या बन जाती है, एक डार्क फ्रिंजेस बन जाती हैं। सेंटर पे डार्क बनती है। क्यों सेंटर पे डार्क बनती है, इसकी कंडीशन में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि सेंटर पे हमेशा डार्क फ्रिंज ही बनती है। इसकी कंडीशन में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एयर फिल्म की जो ये एयर फिल्म है, और देखिए एयर फिल्म की थिकनेस लगातार क्या होती है, कम होती है और यहाँ पे क्या हो रही है, आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। और जैसे जैसे दूर होती जाएंगे तो और कैसा होता जाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आपको न्यूटन्स रिंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो न्यूटन्स रिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द अनइक्वल थिकनेस ऑफ फ्रिंज विड्थ का, सबसे अनइक्वल थिकनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हिंदी में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। Consequently, interference fringes are observed in the form of series of concentric ring। ये याद रखिएगा, सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में न्यूटन्स रिंग में क्या बनती है, फ्रिंज बनती है, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में बनती है। जैसे आपने देख रहे होंगे कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में बनती है। हिंदी में देखिए, न्यूटन वलय असमान मोटाई वाले फ्रिंजों का एक उदाहरण है। न्यूटन वलय तब बनता है जब एक समतल उत्तल वक्रता त्रिज्या वाली लेंस को ऊपर से रंगीन प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ये लेंस और कांच की प्लेट के संपर्क बिंदु के चारों ओर सभी दिशाओं में अपरिवर्तनशील मोटाई की एक पतली वृत्ताकार फिल्म बनती है। परिणाम स्वरूप व्यतिकरण फ्रिंज संकेंद्रित वलय की एक श्रृंखला के रूप में देखी जाती है। मतलब कहां पे बन रही है फ्रिंज, सेंटर बन रही है। ये डार्क फ्रिंज कहां बन रही है, सेंटर पे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटर से आप दूर होते जाएंगे, फ्रिंज की चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और इनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो न्यूटन्स रिंग में आपको सिर्फ दो रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में व्यतिकरण कराना है। हालांकि न्यूटन्स रिंग में दो ट्रांसमिटेड रेज के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, न्यूटन्स रिंग में ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में आपको व्यतिकरण कराना है, इंटरफेरेंस कराना है, और इसकी कंडीशन आपको पता करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका बेसिक हो गया कि अब हम इसके बाद बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये दोनों रेज एक दूसरे से λ/2 के पाथ डिफरेंस पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एयर, अब यहाँ पे फिल्म कौन सी बन रही है, एयर फिल्म है, जिस एयर फिल्म की चौड़ाई कितनी है, t है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। एयर फिल्म, और एयर फिल्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं न्यूटन्स रिंग का, और कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, बने रहिए बस। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन्स रिंग का। कुछ नहीं करेंगे, एक हम लोग सोडियम लैंप ले लेते हैं, इसके सामने में कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोडियम लैंप लेंगे, उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे, और इस सोर्स को इस लेंस के फोकस पर रखेंगे। तो सारी रेस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से ग्लास की प्लेट रखेंगे, जहां से क्या होगा, लाइट रेस ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी, ठीक है। और यहाँ से लेंस जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रही। ऊपर हम अपना क्या लगा देंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा देंगे, और इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ पे जो न्यूटन्स रिंग बन रही है कंसेंट्रिक अनवेरिएबल थिकनेस की, या वेरिएबल थिकनेस की जो न्यूटन्स रिंग बन रही है कंसेंट्रिक फॉर्म में, उसका शेप कैसा है या उसकी विजिबिलिटी कैसी है, वो कहां से पता करेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम ऊपर से ऐसे देखते हैं, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट अपने ग्रेजुएशन में किया होगा, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर की ग्रेजुएशन में किया होगा, बस और कुछ नहीं करते। बाकी आपके सामने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे आपको न्यूटन्स रिंग देखेंगे कंसेंट्रिक सर्किल फॉर्म। ये आपके पास एयर फिल्म है, और इस एयर फिल्म की हमने थिकनेस क्या मान ली है, इस एयर फिल्म की हमने थिकनेस मान ली है t, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो दो लाइट रेस, एक रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, जब आपस में सुपर पोजिशन करती हैं तो वो विपरीत कला में होती हैं, अपोजिट फेज में होती हैं। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का होता है। तो बताइए, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 μt cos r माइनस λ/2। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी थिन फिल्म इंटरफेरेंस के केस में। तो 2 μt cos r माइनस λ/2। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एयर फिल्म की, और एयर फिल्म के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, म्यू की वैल्यू 1 होगी, और क्योंकि लाइट रेस परपेंडिकुलर गिर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 0 डिग्री। r की वैल्यू जब 0 होगी तो cos r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos r की जगह 1 करेंगे और म्यू की जगह 1 कर देंगे, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 2t माइनस λ/2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें याद रखिएगा। न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में आपसे पूछा जाता है, न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में 2t माइनस λ/2 इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये किसके बीच में पाथ डिफरेंस है, टू रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में पाथ डिफरेंस है।
अब भाई वजह क्यों है? क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एयर की एक चादर बन रही है, एयर की फिल्म बन रही है, जिसकी थिकनेस लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल में है, इसलिए इसको हम थिन फिल्म बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस देख लेंगे। किसका केस देख लेंगे दोस्त? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस देख लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी? ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको देखने को मिलती है। और पाथ डिफरेंस कितना होता है दोस्त? पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। कितना होता है? n लैम्डा होता है। दोनों को हम बराबर कर देंगे तो आप इसको आपस में बराबर करें तो आपको मिलेगा 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2t बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा बाई 2 प्लस n लैम्डा, और यहाँ से आप क्या करेंगे? लैम्डा बाई 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 आपको मिल जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 2t। यहाँ से थिकनेस आपको मिल जाएगी लैम्डा बाई 4 2n प्लस 1 की क्या मिल जाएगी दोस्त? एयर फिल्म की थिकनेस मिल जाएगी। इस फॉर्मूले से आप एयर फिल्म की थिकनेस भी निकाल सकते हो और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोडियम लैम्प की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लेके चलेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम क्या लेंगे दोस्त? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके चलेंगे। चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको पता है इंटेंसिटी कैसी होती है? मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलता है, और यहाँ पे कैसी फ्रिंज मिलती है? डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे क्यों डार्क फ्रिंज बनेगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, देखिए बताइए पाथ डिफरेंस कितना होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में? पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ये पाथ डिफरेंस होता है, दोनों को आप कर दीजिए बराबर, तो आपको मिलेगा 2t माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस लैम्डा बाय 2। ठीक है, जब आप इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से n लैम्डा कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा? n लैम्डा कर दीजिएगा। मैंने ओपन कर दिया, इस लैम्डा बाय 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखिए लैम्डा बाय 2 कट गया, तो 2t कितना मिल जाएगा आपको? n लैम्डा मिल जाएगा, और यहाँ से t बराबर कितना मिल जाएगा? n लैम्डा बाय 2 मिल जाएगा। बताइए एक मिनट, चलिए तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका थिकनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म की थिकनेस कितनी हो जाएगी? लैम्डा n लैम्डा बाय 2 की कंडीशन हो जाएगी। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में थिकनेस की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा बाय 2 2n प्लस 1 आ जाएगी। तो ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दोनों केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट से नोट करते चलिए। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जैसे जैसे अगर हम थिकनेस को कम करते जाएंगे, जैसे जैसे थिकनेस कम करते जाएंगे तो टी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और सेंटर पे आके टी की वैल्यू कितनी आएगी? 0 हो जाएगी। और सोचिए अगर सेंटर पे अगर टी की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको देखिए वेवलेंथ कितना मिल जाएगा। इसको आप जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से आपको वेवलेंथ कितना मिल जाएगा? क्या 0? कभी नहीं भाई, टी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वेवलेंथ थोड़ी 0 है भाई, वेवलेंथ तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अगर टी की वैल्यू को 0 कर दें तो क्या लैम्डा 0 हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे n 0 हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। n बराबर 0 का मतलब हो गया कि सेंटर पे आपको कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस मिलेगी। लेकिन आपको पता है YDSC में फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में आपको सेंटर पे कौन सी फ्रिंजेस मिली थी? ब्राइट फ्रिंज मिली थी। लियोट्स मिरर में सेंटर पे कौन सी मिलती थी? डार्क मिलती थी। इसी तरह से न्यूटन्स रिंग में भी सेंटर पे कौन सी मिलेगी? डार्क इंटरफेरेंस केस मिलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया सेंटर पे डार्क फ्रिंज क्यों बनेगी। जैसे जैसे टी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब टी 0 हो जाएगा तो लैम्डा कभी 0 होगा नहीं, तो n को 0 होना पड़ेगा। n 0 होने का मतलब क्या होता है? सेंटर। भाई n बराबर 0 कब लेते हैं? सेंटर पे तो लेते हैं ना, लेते ही नहीं लेते। तो सेंटर पे आपको कैसे देखने को मिलेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, मतलब डार्क फ्रिंज आपकी बन जाएगी। यही वजह है कि न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में आपको सेंटर पे कौन सी फ्रिंज देखने को मिलती है? डार्क इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि न्यूटन्स रिंग जो बनती है उसमें रेडियस और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ब्राइट रिंग की रेडियस का फॉर्मूला या डार्क रिंग की रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दोनों फॉर्मूला नोट करें, इसके बाद बताएंगे डायमीटर एंड रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। रिंग की डायमीटर और रेडियस, मतलब डार्क रिंग की या ब्राइट रिंग की रेडियस कितनी होगी, मतलब चौथी डार्क फ्रिंज या चौथी ब्राइट फ्रिंज या चौथी डार्क फ्रिंज की रेडियस कितनी होगी, डायमीटर कितना होगा, एंड सो ऑन। और देखेंगे कि रेडियस, रिंग की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको अच्छी तरह से नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द न्यूटन्स रिंग है। इसको कैसे डेरिवेशन करना है। आर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है,
ऑफ द लेंस लेट द डार्क फ्रिंज बी लोकेटेड एट Q। मान लेते हैं कि इस सेंटर से Rn डिस्टेंस पे, Rn डिस्टेंस मतलब Rn की रेडियस पे आपको क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है, जिसकी इस पॉइंट P से थिकनेस कितनी है, एयर फिल्म की थिकनेस T है। तो PQ कितना है, T है, ठीक है, ओके। थिकनेस ऑफ एयर फिल्म T मान लीजिए, और एट Q तो PQ किसके बराबर है, एयर फिल्म की थिकनेस T है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग एट Q पे सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी, Rn है। तो ये क्या होगा भाई, सेंटर पे डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर और सर्कुलर होती जाएगी, और Q पे मान लीजिए जो एक रेडियस बन रही है भाई, Q पे एक ऐसी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी, रिंग बनेगी। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी, Rn की रेडियस है, चलो ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे थिकनेस की, इस एयर फिल्म की थिकनेस कितनी T है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस T हो जाएगी। और ये आपको पता है Rn है, मतलब Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग की रेडियस है। बाकी आपको पता ही है। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए पाइथागोरस इक्वेशन। तो पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर बराबर Rn स्क्वायर r माइनस टी का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करेंगे तो Rn स्क्वायर बराबर 2RT माइनस टी। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपने लिया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, वो इसकी थिकनेस से बहुत बड़ी है, और जब बहुत बड़ी होगी तो r इक्वल टी से बहुत बड़ी है, तो 2R2 भी क्या होगा, टी स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। तब हम इस केस में क्या करेंगे कि इस टी स्क्वायर को लगभग इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट करके इसको जीरो से कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि भाई t तो छोटा है, टी स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हम टी स्क्वायर को हटा देंगे, तो Rn स्क्वायर बराबर 2RT हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ डार्कनेस एट Q पे डार्कनेस की कंडीशन क्या होती है दोस्त, ये आपका हो गया फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ये एट पॉइंट Q पे डार्क रिंग की रेडियस का फॉर्मूला है 2RT, Rn स्क्वायर बराबर 2RT। अब आप बताइए एट पॉइंट Q पे अगर डार्कनेस मिल रही है तो डार्कनेस की कंडीशन क्या होती है, 2T बराबर n लैम्डा। मैंने आपको लिखवाया है द कंडीशन ऑफ डार्कनेस एट पॉइंट Q, 2T बराबर n लैम्डा। तो क्या मैं इस 2T की जगह पर अगर मैं n लैम्डा कर दूं तो Rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा r, और Rn बराबर हो जाएगा n लैम्डा r अंडर रूट n लैम्डा r। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आपको रिलेशन निकला है एट पॉइंट Q पे द रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज सर्कुलर रिंग, nth डार्क सर्कुलर रिंग की रेडियस का फॉर्मूला है अंडर रूट n लैम्डा r। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5, भाई 1 क्यों लेंगे, सेंटर पे ले लेंगे, है ना। The radius of dark fringes can be obtained by inserting values 1 2 3 4 5। तो जैसे R1 बराबर 1 लैम्डा r कर दीजिए, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, n मतलब इंटीजर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह से R2 बराबर करेंगे 2 लैम्डा r, R3 बराबर करेंगे 3 लैम्डा r, मतलब पहली डार्क फ्रिंज की रेडियस, दूसरी डार्क फ्रिंज की रेडियस, तीसरी डार्क फ्रिंज की रेडियस एंड सो ऑन। इसके अलावा आप देखिए nth डार्क फ्रिंज की रेडियस लैम्डा अंडर रूट लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन है। तो यहां से आप रिंग का डायमीटर निकाल सकते हैं। रिंग का डायमीटर बराबर होता है 2Rn, और Rn बराबर कितना है, ये आपके सामने है Rn, कहां गया, ये आपके सामने है Rn अंडर रूट 2RT। तो ठीक है, इस Rn की जगह मैंने अंडर रूट 2RT कर दिया, और 2RT की जगह मैंने m लैम्डा r कर दिया। तो ये डायमीटर का फॉर्मूला है, nth डार्क सर्कुलर रिंग की डायमीटर का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, अब ये तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। इसी तरह से ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, मान लीजिए इस पॉइंट Q पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तब उसकी कंडीशन क्या होगी, फटाफट से उस कंडीशन को नोट करते हैं। देखिए दोस्त, मान लेते हैं इस पॉइंट Q पे आपकी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो नाउ टेल मी द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अभी ब्राइट फ्रिंज कंडीशन मैंने बताई थी 2T बराबर 2n + 1 लैम्डा बाय 2, और न्यूटन्स रिंग के ये क्या है, रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज की रेडियस का फॉर्मूला है। तो अंडर रूट 2RT, और यहाँ पे 2T जगह क्या कर दो, ये रख दो, तो अंडर रूट हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2, बस ये लगा देना। ये किसका फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ nth डार्क nth ब्राइट रिंग की रेडियस का फॉर्मूला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, dn बराबर क्या हो जाएगा, 2Rn हो जाएगा। तो यहाँ से 2 करिएगा, और Rn की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2n + 1 लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिए, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2n + 1 लैम्डा r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप फटाफट से नोट करिए। अब यहाँ पे आपको पता है सारी चीजें, जैसे आपने क्या कर दिया था, वहां पे n बराबर आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आप n बराबर क्या स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो खैर आपको समझ में, आप क्योंकि कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस कंडीशन है ना, तो यहाँ पे n बराबर किससे स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो आप यहाँ पे जैसे आपको d1 निकालना है, तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको हो जाएगा, देखिए n बराबर रखिए 0, तो n बराबर जब 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n बराबर 0 कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा। d2 करिए, तो d2 बराबर करेंगे तो 2 हो जाएगा 4, भाई d2 बराबर 2 करिए ना, 5 गुना 10, ये हो जाएगा 10 लैम्डा, एंड सो ऑन। d3 कर दीजिए, तो d3 करेंगे तो 3 6, तो आपको हो जाएगा, पहला n बराबर 0 किया, फिर n बराबर 1 किया, पहले n बराबर 0 किया, फिर n बराबर 1 करिए, n बराबर 1 करिए, n बराबर 1 करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे करिए 6 लैम्डा, फिर n बराबर 2 करिए, 5 गुना 10, ये हो जाएगा 10 लैम्डा,
तो ये हो गया आपके सामने डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, ब्राइट सर्कुलर रिंग के डायमीटर का फॉर्मूला, पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको फटाफट से आप नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग। तो पहली स्पेसिंग, दूसरी स्पेसिंग, तीसरी स्पेसिंग, हालांकि इसकी स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं होती, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच की स्पेस कांस्टेंट नहीं होती, लगातार वैरी करती जाती है। अब हम निकालेंगे आपको फ्रिंज के बीच की स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस, स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस, फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग दोस्त बने रहिए। अब पता है आपको कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की जो स्पेसिंग होती है वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार धीरे धीरे पास आती जाती है। फ्रिंज के बीच की स्पेसिंग इतनी होगी, फिर और दूर जाएंगे और पास आ जाएगी, और पास और पास और पास। तो पहली दो स्टार्टिंग फ्रिंज की पहली स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा 2 √ लैम्डा, दूसरी स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में 1.4 √ लैम्डा, तीसरी स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में 1.7 √ लैम्डा, और चौथी स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा 2 × 2 √ लैम्डा। तो फ्रिंज की स्पेसिंग आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवन है, मतलब लगातार चेंज होती जा रही है और घटती भी जा रही है। आपको देखने में लग रहा होगा कि लगातार स्पेसिंग क्या होती जा रही है, घटती भी जा रही है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपका न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब इस पे हम लोग कराएंगे आपको न्यूमेरिकल्स, तो फिर इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। ये डायमीटर और रेडियस आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके सामने, जो आपके सामने देख रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे आज की क्लास हम करते हैं समाप्त। कल हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस पे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लियोट्स मिरर, थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग पे। तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, कोई भी एडवाइस देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में एडवाइस और सुझाव जरूर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं सुबह से खड़ा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है ज़रा से भी वीडियो बनाने की। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।